लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं रे, इसको हम क्या बोलेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन पॉइंट्स को लीनियर पॉइंट्स, को लीनियर पॉइंट्स बोलते हैं कि कोई भी अगर 3 पॉइंट अगर मिलके एक लाइन बनाते हैं तो को लीनियर पॉइंट्स होते हैं। पहला पार्ट, पहला तो होता है उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, और दूसरी होती है आपकी नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 का। चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है पहले वो लिख लेते हैं और याद भी कर लेते हैं इसको। ये है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। अब वैसे तो आपने ये लाइंस एंड एंगल्स इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको होगी, बट डिटेल के अंदर कि लाइंस एंड एंगल्स मैथ्स के अंदर हमारे क्या रोल प्ले करते हैं उसके बारे में हम ढंग से पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लाइंस। लाइंस होती क्या है? तो लाइंस में 3 पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइन। नॉर्मल अगर आदमी ये बोले कि ओनली अगर लाइन बोल रहा है तो उस लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो लाइन को हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन होती है तो वही लाइन होती है, और इसके अंदर अगर दोनों साइड में 2 एरो है तो इसको हम क्या बोलेंगे लाइन। क्या बोलेंगे लाइन। अब लाइन तो बोल दिया इसको, अगर बाई चांस इसको ये बोल दूं मैं कि ये ए है पॉइंट और ये पॉइंट है बी, ठीक है, ये ए से बी, ए बी पूरी एक लाइन है, तो इस ए बी लाइन को अगर रिप्रेजेंट करोगे तो आप इसको क्या बोलोगे कि ए बी और उसके ऊपर एक लाइन यू और दोनों साइड ये एरो। तो ये तो आपका फर्स्ट हो गया पार्ट, कौन सा, लाइन का। अब सेकंड चलोगे आप, सेकंड कौन सा है? सेकंड देखोगे तो आप इसके अंदर क्या होगा, यहां पे आपके ये दोनों एरो लगे हुए का मतलब क्या था ऊपर वाले के अंदर कि इनका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये आगे चलती जा रही है। इतनी सी की जगह में अगर इसको ये भी बनाता, इसको मैं अगर इतनी छोटी बना देता और यहां पे ए लगा दूं मैं, तो इसका मतलब और जो मैंने लास्ट में बनाया था उसका मतलब सेम है। इसका मतलब ये है कि ये कभी भी एंड नहीं होगी, ये इधर चलती जाएगी, ये इधर चलती जाएगी। इसको चाहिए आप इतनी बड़ी बनाओ या इतनी छोटी सी बनाओ, वो मैटर नहीं करता है, इसका कोई एंड पॉइंट है ही नहीं, इसलिए इसको कहीं पे भी आप बना सकते हो ये, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लाइन। अब हम देखते हैं अगला रे। रे के अंदर क्या होता है कि एक जो पॉइंट होता है ना, लाइन वैसे भी 2 पॉइंट से बनता है, एक ये रहा, इससे बना, इसका भी एंड नहीं, इसलिए दोनों साइड एरो थे, इसको पहले रिप्रेजेंट इस तरीके से किया। बट अब जो अगला देखेंगे हम वो देखेंगे रे। तो रे में क्या होता है, आप रे भी अब 2 टाइप की होती है। एक तो क्या कि इस साइड में ये एंड पॉइंट है और ये सीधा जा रहा है, और एक साइड में तो एंड पॉइंट है कि इस साइड में तो यही रहेगी, बट ये इस साइड में है, ये चलती रहेगी। इस साइड में ये कितनी भी बढ़ सकती है, कोई जरूर नहीं है। एक तो ये, या एक ये हो सकता है कि इस साइड में तो ये एंड पॉइंट है इसका, और ये अगर इधर लेके आओगे आप तो ये चलती रहेगी। तो ये 2 तरीके की आपकी क्या होगी रे। इसको हम क्या बोलते हैं रे। इसको आप रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पे ए, ये बी, वही ए और बी। तो यहां पे आप ध्यान से देखोगे, इधर क्या है कि ए पे तो एंड पॉइंट है और बी पे एंड पॉइंट नहीं है, यहां पे ए पे एंड पॉइंट नहीं है और बी पे एंड पॉइंट है। तो दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी अलग है। जैसे कि अगर इसको रिप्रेजेंट करोगे आप तो वो होगा आपका कुछ ऐसे, यहां पे क्या होगा ए बी लिख दोगे आप, और ऊपर क्या करोगे आप, ये एक लाइन खींची, एंड पॉइंट किधर है ए की तरफ, तो ए की तरफ ये पॉइंट लगा देना है और इस साइड में एरो, तो इससे ये रिप्रेजेंट हो गया। ऐसे इधर करोगे तो यहां पे इसका अपोजिट हो जाएगा कि बी के साइड तो एंड पॉइंट हो गया और ए के साइड में आपका एरो हो गया। तो यहाँ पे ये दोनों चीज हो गई। आपको लाइन समझ में आ गया, रे समझ में आ गया। ये लाइन और रे दोनों ही चीज लाइन से ही रिलेटेड है। अभी एंगल पे हम पहुंचे ही नहीं है, उसके ऊपर बाद में पहुंचेंगे। तीसरा होता है आपका लाइन सेगमेंट। क्या होता है लाइन सेगमेंट? अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं एक बार अपन। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, जैसे कि इसमें एक एंड पॉइंट था, उसमें 2 एंड पॉइंट होंगे। अगर ये इतनी बड़ी लाइन है, इसके अंदर मैं 2 पॉइंट रख दूं कहीं पे भी, तो जो इतना सही डिस्टेंस है ना जितने 2 पॉइंट के बीच में, तो उसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। उस चीज को मैं अगर अब अलग से बना के दिखा देता हूं आपको, तो इस लाइन को तो हम छेड़ते नहीं है। यहां पे अगर मैंने एक एंड पॉइंट यहां रख दिया, इसको स्ट्रेट चला के एक इधर रख दिया, तो ये हो गई आपकी लाइन सेगमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। अब इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ए बी और ऊपर एक लाइन खींच दो। तो एंड पॉइंट देना चाहो इस तरीके से तो वो दे सकते हो, नहीं भी दोगे तो इसका मतलब यही होगा कि ये एक लाइन सेगमेंट ही है। एंड पॉइंट दे दोगे तो भी समझ में आ जाएगा, और नहीं दोगे तो भी समझ में आ जाएगा। ये तो हो गया लाइन सेगमेंट, रे हो गया और लाइन हो गया। लाइन के अंदर क्या था कि अगर इसको एक्सटेंड करके यहां तक करो, यहां एरो लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इसके अंदर। इसके अंदर क्या है, एंड पॉइंट पे तो
फर्क पड़ेगा, बट इस साइड से अगर आप कितनी भी आगे ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर लाइन सेगमेंट में ये नहीं है। लाइन सेगमेंट में अगर यहां पे मैंने इसको ए और बी मान लिया, ठीक है, और अब मैं क्या करता हूं, इसको आगे कर देता हूं यहां पे, और इसको अब ए बोल देता हूं मैं, तो ये जो पहले वाला ए बी था और अब वाला ए बी है वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि पहले वाला बड़ा था, वो यहां से चालू हो रहा था और यहां आगे तक जा रहा था वो, बट अब वाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है, पहले वाले जितना ही है। तो इसके अंदर क्या है कि दोनों का एंड पॉइंट है, इसलिए ये चेंज नहीं हो सकते। तो ये लाइन सेगमेंट का समझ में आ गया। अब हम देखते हैं एक और टर्मिनोलॉजी आपकी, मतलब एक और टर्मिनोलॉजी का मतलब एक और आपका पॉइंट। आपने सबने पढ़े होंगे वैसे तो, और नहीं भी पढ़े हैं तो बता देता हूं मैं आपको। अगर कोई भी 3 पॉइंट, चलो पहले 2 पॉइंट से बताता हूं मैं। लाइन कितने पॉइंट से बनती है? किन्हीं भी 2 पॉइंट से। अगर मैंने एक पॉइंट यहां कर दिया, एक मैंने यहां कर दिया, तो यहां ये लाइन बन गई एक। ये भी लाइन ही है, चाहिए ऊपर जा रही हो कैसे भी जा रही हो, बट है तो ये एक लाइन ही, ठीक है। अब मैंने एक यहां पॉइंट रख दिया, एक यहां पॉइंट रख दिया, ये भी लाइन ही है, लाइन के अलावा तो कुछ नहीं है ना। बट इसी की जगह अब मैं क्या करता हूं, 3 पॉइंट लेता हूं, 2 की जगह मैं 3 पॉइंट लेता हूं। अगर मैं 3 पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे रखूं या ऐसे रखूं कि ये तीनों एक ही लाइन के अंदर मीट कर जाए, तो ये तीनों पॉइंट कहलाते हैं। ये वाले तो आपके लाइन कहलाते हैं, ठीक है। ये लाइन पॉइंट्स बोल सकते हो आप इनको। क्या बोल सकते हो? लाइन पॉइंट्स। अगर ये मैं मिलाऊं नहीं इनको, तो इन पॉइंट्स को मैं क्या बोल सकता हूं? लाइन पॉइंट्स। और यही सेम चीज नीचे वाले के लिए भी। बट इसी की जगह ये 3 पॉइंट वाले थे, एक पॉइंट यहां पे, यहां पे और यहां पे। यहां पे है ये यहां पे और ये यहां पे। ये तीनों पॉइंट ये स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, तो इन वाले को पॉइंट को हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स? कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं कि कोई भी अगर 3 पॉइंट अगर मिलके एक लाइन बनाते हैं तो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। और बाय द वे इसी की जगह क्या होता? उल्टा होता है इसका। क्या? कि बाय चांस एक पॉइंट यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे है, तो ये क्या, ये एक लाइन बना रहे हैं क्या? स्ट्रेट लाइन बिल्कुल, एक लाइन टुकड़ा यहां है, एक यहां है। तो इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर। ये कोलिनियर नहीं है। तो ये हो गए आपके 2 पॉइंट, एक तो कोलिनियर के लिए, एक नॉन कोलिनियर के लिए। और ये लाइन पॉइंट्स तो आपको समझ में आ ही होगा। अब हम क्या करेंगे, हमने ये लाइन के बारे में तो पता कर लिया, अब हम देखेंगे एंगल की तरफ। तो एंगल की तरफ जाने से पहले आप एक बार इसको नोट डाउन कर लो अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको कुछ और ऐड करना हो इसके अंदर तो अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो, इसको थ्योरेटिकली लिख सकते हो। बाकी मेरी तरफ से इतना ही है अभी लाइन के लिए, फिर हम एंगल्स के लिए देखेंगे। अभी तक हम लाइंस और एंगल्स के इंट्रो के अंदर देख रहे थे। तो इंट्रो के अंदर हमने क्या देखा? लाइंस तो देख लिया, ठीक है। लाइंस के अंदर वैसे एक चीज छूट गई थी, वो मैं आपको पहले बता देता हूं। लाइंस के अंदर आपके 2 टाइप की लाइन और होती है, मतलब इनको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड कर रखा है। पहले हमने किस कैटेगरी के हिसाब से किया था कि एक तो रे थी, ठीक है, एंड पॉइंट के हिसाब से। अगर एंड पॉइंट नहीं है दोनों साइड ही तो वो लाइन कहलाएगी, एंड पॉइंट दोनों साइड है तो वो लाइन सेगमेंट कहलाएगा, एक साइड है तो वो रे कहलाएगा। तो ये लाइन के अपन ने पार्ट किए थे। बट एक और तरीके से अपन दूसरी कैटेगरी होती है, वो एंड पॉइंट के हिसाब से नहीं होती है, वो होती है पहला पार्ट। पहला तो होता है, उसको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। और दूसरी होती है आपकी नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग। यहां पे लिख देते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग। अब जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है कि मिलना, 2 लाइनों का आपस में मिलना, वो होती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो देखते हैं अब इन नॉन इंटरसेक्टिंग और इंटरसेक्टिंग, इनके और एक एक नाम है। जैसे कि इंटरसेक्टिंग होगा, उसका एक और जो नाम है वो आप बोल सकते हो नॉन पैरेलल लाइन। अब ये पैरेलल है, ठीक है, उसके बारे में आपको पता होगा वैसे तो, अगर नहीं भी पता है तो आप पता चल जाएगा। और ये वाली लाइन को हम क्या बोल सकते हैं? पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, ठीक है। ये हो गया। अब ये होती किस तरीके से ये देख लेते हैं। 2 लाइन लो स्ट्रेट कोई सी भी, एक मैंने ली ये, ठीक है, और एक और स्ट्रेट लाइन ले लो। उसको क्या करो आप, ध्यान से एक चीज याद रखना। जैसे कि इसके अंदर देखा होगा आपने इंटरसेक्टिंग बोला है ना, तो यहाँ पे आपस में मिलनी चाहिए। मिलने के लिए क्या कंडीशन होती है कि इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है ना, ये कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। परपेंडिकुलर नहीं होगा तो क्या होगा कि आपस में मिल सकती है। अगर बाई चांस ये भी मैंने परपेंडिकुलर ही बना दिया एक तरीके से, ठीक है, कि ये लाइन के बीच में यहाँ डिस्टेंस सेम है और यहाँ पे भी सेम है,
वैसे तो एग्जैक्ट नहीं है, ये स्केल से बनाता तो बिल्कुल स्ट्रेट बन जाती है। अगर बाई चांस मानो कि ये लाइन यहां से परपेंडिकुलर होती, यहां से परपेंडिकुलर होती, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट होती, यहां से गैप और यहां से गैप दोनों में सेम होता, तो क्या होता, ये बिल्कुल सीधी चलती जाती, इनको कितना ही आगे तक बढ़ाते रहो, ये अगर दोनों साइड एरो होते हैं इनके, इसका मतलब कि ये कितनी ही बढ़ाते रहोगे आप, तो ये लाइन कभी भी मीट नहीं करेगी, आपस में मीट नहीं करेगी, इसका मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं होगी। बट इसी की जगह में क्या करता, एक लाइन, कोई सी भी लाइन को हल्की सी भी घुमा देता ना मैं, अब जैसे कि मैंने ये लाइन घुमा दी, ये रे है, अभी आपको लग रहा होगा ये इंटरसेक्टिंग नहीं है, बट ये इंटरसेक्टिंग है। क्यों? अगर हम इसको, ये रे है इसका मतलब हम इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। अब ये मैं इसको सीधा चलाता जाता, ठीक है, अभी जैसे ये स्ट्रेट नहीं जा रही मेरे से, अगर मैं ये स्ट्रेट चलाता जाऊं और ये फिर क्या होगा, ये आगे से ये चलती जाएगी और ये कुछ इस पॉइंट पे मीट कर जाएगी, ये इधर चल जाएगी, ये इधर चल जाएगी, ठीक है। तो अब ये क्या इंटरसेक्टिंग है, और अगर मैं इसको यहीं पे रोके ये कर देता तो इसको भी हम इंटरसेक्टिंग ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन है कि जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है ना, लाइन के बीच में, वो सेम नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे देखो कम डिस्टेंस है, यहाँ ज्यादा डिस्टेंस है, तो जहां कम डिस्टेंस होगा उस साइड से वो मिलेगी, और जैसी वो मिलेगी तो कौन सी लाइन कहलाएगी, इंटरसेक्टिंग या नॉन पैरेलल, ठीक है। अब देखते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग या पैरेलल लाइंस। तो उसके अंदर क्या होता है, आपके इसी का ही अपोजिट होता है कि दोनों लाइंस के बीच में सेम डिस्टेंस होना चाहिए। ये डिस्टेंस है आपका, ये सेम होना चाहिए, यहां से भी, या एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पैरेलल। यहां पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। यहां पे 90 डिग्री बनना चाहिए। कहीं पे भी जाओ तो ये आपस में लाइन क्या बनाएगी? परपेंडिकुलर बनाएगी, चाहे इस लाइन से बनाए चाहे इस लाइन से बनाए, ठीक है, या नीचे से बनाए, तो ये आपस में परपेंडिकुलर बनानी चाहिए। तो ये हो गया आपका इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में आपके जो एंगल्स के बारे में, तब तक लिए नोट डाउन कर लो। अभी तक हमने लाइन के बारे में जान लिया, अब हम जानते हैं एंगल्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं एंगल फॉर्मेशन, कि एंगल फॉर्म होता कैसे है और एंगल फॉर्म होने के अंदर कौन कौन से पार्ट यूज होते हैं, ठीक है। एंगल फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से पार्ट यूज होते हैं, तो एंगल फॉर्मेशन चेक करते हैं। पहली पार्ट यूज होती है, उसको हम बोलते हैं आर्म्स, ARMS। अब ये आर्म्स क्या होता है वो हम बताते हैं बिल्कुल एग्जाम्पल से, आपको बिल्कुल ड्रॉ करके। कोई भी एंगल बनाने के लिए आपको दो लाइन चाहिए होगी, ठीक है। अब दो लाइन का मतलब ये नहीं है कि मैंने ये दो लाइन बना दी, अब इसके अंदर ये एंगल बन जाएगा, नहीं बनेगा। एक शर्त है, कंडीशन है, क्या? कि दोनों लाइन में से, ठीक है, दोनों लाइन का मतलब एंड पॉइंट होता है ना, जो एंड पॉइंट, उनमें से एक एंड पॉइंट उनका सेम होना चाहिए। अगर दोनों सेम हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी कि एक और लाइन मैंने बना दी, इसका एंड पॉइंट भी है, इसका भी है, इसका मतलब तो वो एक इसके ऊपर ही लाइन बन जाएगी, तो उससे तो कोई मतलब है ही नहीं। बट क्या होना चाहिए, जो एक एंड पॉइंट है वो ओनली वन एंड पॉइंट वो सेम होना चाहिए। अब वो चीज यहां बने, यहां बने, यहां बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यहां पे भी एंगल बन रहा है, ये यहां पे भी एंगल बन रहा है, और ये यहां पे भी एंगल बन रहा है, उससे किसी कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कहां बने, बट इसका एक एंड पॉइंट होना चाहिए। तो जो ये लाइन बन रही है ना, ये कोई भी ये दो लाइन बन रही है, एंगल तो ओनली दो लाइन के बीच में बन रहा है ना, तो कोई भी दो लाइन बन रही है ना, तो उन दो लाइन को हम आर्म्स बोलते हैं। ओनली जो टू लाइन है, जैसे चार लाइन है तो चार लाइन आर्म्स है, बट एक पर्टिकुलर एंगल के लिए ये ओनली दो लाइन ही आर्म्स है। इस वाले पर्टिकुलर एंगल के लिए ओनली ये दो आर्म्स है, ठीक है। तो आर्म्स का सल्टारा हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड होता है आपका वर्टेक्स। जैसे आपको ये दिख रहा होगा कि एक तो इनका एंड पॉइंट सेम है, बट जो ये आगे है ना, ये आगे वाले, इसको हम रे की तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि आगे वाले के हम एरो लगाते हैं। तो ये जो जगह होती है ना, एरो जहां लगता है, उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। जैसे कि ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, एक वर्टेक्स तो ये है और एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो यहां पे हम लिख देते हैं वर्टेक्स। ये भी आपके एंगल बनाने के ही काम आता है, इसके बिना एंगल बन नहीं सकता। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट क्या होता है? जो बीच में एक कर्व बनता है ना, कर्व, यही एंगल होता है, तो इसके बिना तो बन ही नहीं सकता, तो इसको या तो डायरेक्ट एंगल ही बोल दो, ठीक है। तो एंगल के बिना एंगल बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके पार्ट। इसको एक बार नोट डाउन कर लो फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके, और इसके बाद में एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं, और उसके बाद में हम देखते हैं इसके कि जो डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये इरेज कर देते हैं। सबसे पहले टाइप का एंगल होता है आपका एक्यूट एंगल। अब एक्यूट, क्यूट वर्ड का मतलब है बहुत छोटा सा। छोटे लोगों को वैसे क्यूट बोलते हैं हम, छोटे बच्चों को, ठीक है, बट वैसे बड़े भी होते हैं क्यूट, बट मैथ्स में नहीं होते। तो सबसे पहले हमें कुछ बैरियर्स देख लेने हैं।
एक बैरियर होता है आपका 90 डिग्री, एक होता है 180 डिग्री, ये बैरियर है। एक होता है ये 360 डिग्री। तो ये बैरियर होते हैं किस टाइप के, वो देख लेते हैं आप। 90 डिग्री का आपका मतलब सबको पता होगा कि जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है वो 90 डिग्री होता है। सबने जो डिवाइडर होता है उसके अंदर देखा होगा। तो ये होता है 90 डिग्री। अभी तो मेरे से ये स्ट्रेट बन नहीं रहा है, अगर मैं ट्राई भी करूं तो ठीक है, ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब एक ही डायग्राम के अंदर मैं आपको सारे एंगल बता दूंगा कि किस तरीके से और उनकी क्या कंडीशन है। अब इसके अंदर ये 90 डिग्री है इस लाइन से, ये दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। अगर इन 90 डिग्री एंगल के बीच में कोई सी भी लाइन खींच दूं मैं, एक ये खींच दी, ये खींच दी, ये खींच दी, तो ये इनके अंदर अब जो ये दो लाइन है ना, उनके अंदर अगर एंगल बन रहा है तो वो एंगल होगा आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्यों? उसकी कंडीशन ये है एक्यूट एंगल की कि जो आपका फर्स्ट एक्यूट एंगल है उसकी कंडीशन ये है कि एंगल आपका, एंगल हम मान लेते हैं एग्जांपल के लिए अल्फा, तो वो अल्फा एंगल 90 डिग्री से तो छोटा होना चाहिए और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि 90 डिग्री से छोटा है, तो ये अंदर वाले सारे एंगल ये आपके एक्यूट एंगल होंगे। समझ में आ गया? इसको हम नेम कर देते हैं एक्यूट एंगल। अब हम जाते हैं बैरियर। पहला बैरियर हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री पे अगर कोई भी एंगल बनता है, मतलब जो ये 90 डिग्री एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। ये जो इस लाइन से, इस लाइन से और इस लाइन से, ये वाली लाइन से और ये वाली लाइन से जो एंगल बना है ये पूरा, तो ये पूरा आपका 90 डिग्री है। तो इसका मतलब है अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ये आपका सेकेंड टाइप का एंगल है और इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। कौन सा एंगल? राइट एंगल। ये हो गया दूसरा टाइप का। टोटल 6 टाइप के हैं, ठीक है, अभी 2 ही हुए हैं। अब हम चलते हैं तीसरे वाले में। तीसरे वाले के अंदर क्या होगा आपका, ये 180 डिग्री बैरियर होगा। जैसे पहले के अंदर 90 डिग्री था, तो अब क्या होगा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगा यहाँ पे। अब सॉरी बट एक मिस्टेक हो गई मेरे से कि इन सब की मैंने वर्टेक्स नहीं बनाए। आप भी ध्यान से इन सब की वर्टेक्स जरूर बना देना। तो ये वर्टेक्स बना दी मैंने। अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये वाली लाइन आपको बिल्कुल स्ट्रेट दिख रही होगी, ठीक है। तो अब इस स्ट्रेट दिखने पे ही जो आपका आप फोर्थ वाला एंगल पढ़ोगे ना, उसकी नेमिंग होगी, तो वो बाद में पढ़ेंगे, पहले थर्ड नंबर पे पढ़ते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, अब ये 180 डिग्री बन गया और ये 90 डिग्री बन गया, तो इनके बीच में अब जितने भी एंगल बनेंगे तो वो सारे एंगल आपके कौन से होंगे? वो आपके होंगे ऑब्ट्यूस एंगल, जो हम थर्ड टाइप का एंगल पढ़ना चाह रहे हैं। उसके अंदर क्या है कि 90 डिग्री से आपके बड़े होने चाहिए और 180 डिग्री से छोटे होने चाहिए आपके एंगल। तो यहां पे आ जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। आ गया। अब बाकी हम देखते हैं 3 और। चौथा सिंपल, अल्फा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो वो आपका एंगल हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल कौन सा होगा? अब अगर ये लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है, और ये वाली लाइन है, तो ये पूरा एंगल आप देखोगे स्ट्रेट एंगल वो है 180 डिग्री, ठीक है। और ये जो एंगल थे ये वाले, इस लाइन से, ये आपकी मेन लाइन है, इस लाइन से हम सारे एंगल देख रहे हैं। इस लाइन से अगर इस लाइन की देखोगे तो ये एक्यूट है, इस लाइन से अगर आप ये वाली देखोगे तो ये परपेंडिकुलर है, या आप बोल सकते हो राइट एंगल है। इस वाली लाइन से आप अगर ये अंदर वाले देखोगे, यहाँ वाले, ठीक है, 90 डिग्री से नीचे वाले और 180 डिग्री से ऊपर वाले, इस वाली लाइन के साथ में, तो वो ऑब्ट्यूस है। और इस वाली लाइन के साथ अगर इस वाली लाइन का बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन जा रही है उसका आप देखोगे तो वो होगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट लाइन के नाम से ही स्ट्रेट एंगल दे दिया। अब हम देखते हैं बाकी 2 पार्ट और। फिफ्थ पार्ट में क्या होगा कि जो ये 180 डिग्री है, इसको थोड़ा साइड में लिख देंगे अभी अपन यहाँ पे। जो ये 180 डिग्री है, ठीक है ना, उससे नीचे, और जो ये लास्ट वाला एंगल है ना, ये पूरा जो ये सिंपल अगर एक लाइन बनी हुई होती तो ये होती है 90 डिग्री, ओ सॉरी 0 डिग्री, मिस्टेक है मेरी। ये होती है 0 डिग्री आपकी, ये होती है 90 डिग्री, ये होती है 180 डिग्री, ठीक है। और इसके बीच में एक होती है 270 डिग्री, बट उसको अपन अलग से नाम नहीं देंगे। ये 270 डिग्री हो, इधर हो, इधर हो, ठीक है, सॉरी ये गलत बन गया, इधर हो, इधर हो, इधर हो, किधर भी हो, तो इन एंगल्स को हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स एंगल। तो उसकी ये कंडीशन है कि 180 डिग्री से तो आपका बड़ा होना चाहिए एंगल, और 360 से छोटा होना चाहिए। उस एंगल को हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। एक आपका लास्ट एंगल वो होगा अल्फा इक्वल्स टू 360 डिग्री, जिसको हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। अब आप सब सोच रहे होंगे ये 360 ये तो अभी तक नहीं आया, कैसे नहीं आया?
जो ये 0 डिग्री होता है ना, अब अगर ये वाली लाइन पूरी घूमती घूमती यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, 270 पे आ गई, 270 से आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और ये वापस इसी पोजीशन पे, इसी पे ओवरलैप कर जाएगी ना, तो इस 0 डिग्री को या इस 0 डिग्री के साथ में हम इसको 360 डिग्री भी बोल सकते हैं। समझ में आया? 360 का बोल सकते हैं कि अगर ये पूरा एंगल यू घूम के आया, ये पूरा एंगल यू घूम के आया, तो इसको हम बोल देंगे 360 डिग्री। आ गया समझ में? तो इसलिए इस 360 डिग्री को अभी पूरा एक कंप्लीट सर्कल बना दिया, इसलिए कंप्लीट एंगल बोल दिया इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हो गए आपके एंगल के पार्ट्स। अब कुछ और कैटेगरी के हिसाब से हम एंगल के पार्ट देखेंगे, तब तक के लिए एक बार आप ये नोट डाउन कर लो और इसको थोड़ा अच्छी तरीके से अलग अलग सबका डायग्राम बना के तैयार कर लेना और सीख लेना, समझ लेना। ये मैंने एक में कर दिया क्योंकि स्पेस की कमी की वजह से, तो अभी नोट डाउन करो। सो अभी तक हमने एंगल्स के पार्ट्स देख लिए, जो 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं। अब हम देखेंगे दूसरी कैटेगरी, उसके अंदर क्या पार्ट्स नहीं है बट टर्म्स बोल सकते हो आप उसको, डेफिनेशन से कुछ वो देखने हैं हमें, एंगल से रिलेटेड ही है या एंगल की प्रॉपर्टी टाइप है एक तरीके से। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे है, उसको हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, कौन से तरीके के एंगल है वो? एडजेसेंट एंगल। स्पेलिंग है ADJACENT, एडजेसेंट एंगल्स। अब ये एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? पहले तो इसका हिंदी मीनिंग बता देता हूं। इसका मतलब होता है आपस में, बगल में। ठीक है, आप क्या बोल सकते हैं इसको? एडजेसेंट को बिल्कुल बगल में, बगल याद रखना है इसको, बगल। कौन सा? ये एडजेसेंट। एडजेसेंट एंगल वो होता है जो बिल्कुल बगल में होता है, एक एंगल के जो बगल में एंगल होगा वो एडजेसेंट होगा। अब एग्जांपल के लिए ये मैंने बनाया एक एंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री मैंने बना लिया मान लो। ठीक है, इसको ये आप चेंज भी कर सकते हो, कोई 90 डिग्री जरूरी नहीं है, 90 डिग्री के साथ भी हो सकता है बट ऐसे भी हो सकता है। एक एंगल मैंने ये बना लिया, ऑब्ट्यूस एंगल है एक तरीके से। ठीक है, इसके बीच में कहीं पे भी कोई सा भी मैं एक लाइन कह देता हूँ, ये कह दिया मैंने, एक एक्यूट एंगल बना लिया मान लो। तो अब क्या होगा? एक एंगल तो यहां बनेगा और दूसरा एंगल यहां बनेगा। अब यहां पे ध्यान रखना, पहले एंगल को हमने एक इससे डिनोट किया और जैसे दूसरे एंगल पे जाएंगे तो उसको हम 2 लाइन कर देंगे, 2 कर्व बना देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? ये दोनों एंगल अलग अलग है और इनको हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट करें, इसको सेकंड नंबर पे ही है, फर्स्ट नंबर पे ही है। ठीक है, कोई जरूर नहीं इधर फर्स्ट कर दो इधर सेकंड कर दो, बट ये दोनों अलग है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखो, यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं इन 3 लाइन से। अभी इन 3 लाइन से मेरे अकॉर्डिंग अभी एक और एंगल बन सकता है। कैसे? वो भी दिखाता हूं मैं आपको, पहले एक बार लाइन खींच लो। ठीक है, एक एंगल ये बन सकता है, पूरा बन गया, तीसरा एंगल भी। अब तीसरा एंगल बन गया तो अब मेरे को बताओ कौन सा किसका एडजेसेंट है, कौन किसके बगल में है? तो सबसे पहला जवाब ये जो पहले तो इसको एक बार ये 3 कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, सबको अलग अलग कर लिया। पहला जो ये एंगल है एक वाला, वो बगल में है दूसरे वाले के, बिल्कुल एडजेसेंट है। तो जी हाँ, ये जो ये पहला वाला एंगल है वो इक्वल है बाकी 2 के। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों एंगल, इनको नेमिंग कर दो, ये ए है, ये बी है, तो ए और बी, और ये सी है, तो ए बी इक्वल है, ए इक्वल्स टू बी है। सॉरी, इक्वल नहीं है, एडजेसेंट है। ठीक है, मैंने गलती से लिख दिया वो फ्लो के अंदर, बट एडजेसेंट है। ये कौन से एंगल है? ये एडजेसेंट एंगल है, दोनों ए और बी है वो आपके एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, अब यहां से देखो ए और सी वो क्या एडजेसेंट एंगल है क्या? बट कईयों को लगेगा कि ये और ये भी बगल में ही तो है। बगल में प्रॉपर्ली होनी चाहिए, बीच में एक पार्टीशन होना चाहिए। जैसे ए और बी के बीच में पार्टीशन है, वैसे ही ए और सी के बीच में नहीं है, या बी और सी के बीच में नहीं है। तो अगर कोई भी बोले मेरे को कि बी और सी वो एडजेसेंट है, तो उसको मैं बोलूंगा गलत। ए और बी है बिल्कुल सही है। कोई मेरे को बोलेगा ए और सी एडजेसेंट है, तो वो मैं बोल दूंगा वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ओनली ए और बी है। क्यों है? क्योंकि बीच में एक पार्टीशन होना चाहिए, एक पार्टीशन होना चाहिए जिसे पता चल जाए कि ये बगल में है। तो ये हो गया आपका एडजेसेंट एंगल। अब हम देखते हैं दूसरे टाइप का एंगल। दूसरे टाइप का एंगल को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो उसके अंदर क्या होता है? किन्हीं भी 2 लाइन का इंटरसेक्शन हो जाएगा। एक लाइन ये मान ली मैंने, ठीक है, एक लाइन और मान लेते हैं हम ये, इसका मैं इंटरसेक्शन करा दूं तो यहां पे जो एंगल बनेंगे, 4 एंगल बनेंगे। एक इधर बनेंगे, दूसरा मान लो ये पहला मान लो, ये दूसरा मान लो। अब आप सोच रहे होंगे इसको मैंने 2-2 कर दिया, इसको 2-2 कर दिया, इसको 1-1 किया, क्यों किया? तो ये तो आपको एक्सियोम थ्योरम पता करोगे, आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। वर्टिकली का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल सामने वाला, वर्टिकली अपोजिट। अपोजिट का मतलब भी क्या होता है कि बिल्कुल उसके अपोजिट जो एंगल है, इस एंगल के बिल्कुल अपोजिट, मिरर इमेज टाइप में एंगल कौन सा है? ये वाला है। तो इन वाले एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखोगे अगर ये वाला एंगल है, इसको मैं ए मानूं, इसको बी मानूं, तो ये दोनों एडजेसेंट है। इसको मैं सी मानूं तो बी और सी एडजेसेंट है। इसको मैं डी मानूं तो डी और सी एडजेसेंट है। बट मैं ये नहीं बोल सकता कि डी और बी ये एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट नहीं है।
बट डी और बी वर्टिकली अपोजिट है, जो कि हम पढ़ रहे हैं। ए और सी वो वर्टिकली अपोजिट है, तो इनको हम नेमिंग कर देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वर्टिकल एंगल भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, अपोजिट एंगल। अब हम देख लेते हैं लास्ट टाइप का एंगल, जो कि आपका लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। थर्ड टाइप का एंगल लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। यहां पे पहले नेमिंग लिख देते हैं अपन, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। अब लीनियर का मतलब आप समझ रहे होगे, पेयर्स का मतलब भी आप सबको पता होगा, एंगल का मतलब भी पता होगा। तो यहां पे क्या पेयर का मतलब तो ये है कि कोई भी दो एंगल, ठीक है, जोड़ी। पेयर का मतलब है जोड़ी। लीनियर का मतलब क्या है, लीनियर लाइन से, एक तरीके से लाइन और लीनियर, तो एक लाइन बननी चाहिए एंगल के अंदर, स्ट्रेट लाइन एक तरीके से। तो इसका मतलब ये है, अगर कोई एक ये आर्म है और एक आर्म ये है, ठीक है, ये बननी चाहिए, और इनके बीच में जो ये तीसरी लाइन बनेगी वो चीज इधर बने, चीज इधर बने। इनमें से एक साइड कहीं से भी बन जाए, इधर बन जाए या फिर इधर बन जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, या ये सीधे बन जाए, उससे भी हमें कोई मतलब नहीं। बट ये तीन लाइन बन जाएगी, जिनमें से दो बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल आमने सामने एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी, स्ट्रेट एंगल बनाएगी। तो वो एंगल, अब जो ये दो एंगल बनेंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। आप सबको पता है ये टोटल एंगल आपका 180 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका सम और इसका सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो वो भी आप थ्योरम के अंदर पढ़ोगे। अभी के लिए आपको यही पता करना है कि अगर कभी भी ये स्ट्रेट एंगल बन जाए, स्ट्रेट लाइन बन जाए, ये दो आर्म से, और एक ये तीसरी आर्म अगर इनके बीच में आ जाए, तो जो भी ये इस साइड का मटेरियल और इस साइड का मटेरियल है, तो इस साइड ये दोनों मटेरियल क्या कहलाएंगे, ये आपके कहलाएंगे लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो यहां पे आपका कंप्लीट होता है इंट्रोडक्शन ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे आपके एक्सियम्स पढ़ेंगे, और आपके पढ़ेंगे हम थ्योरम्स। तब तक के लिए नोट डाउन कर लो।